गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज हम फोर्स एंड प्रेशर का पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, हो चुका है। आप लोग उसको भी जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 में हमने फोर्स कवर किया था। अब ये फोर्स एंड प्रेशर का पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम प्रेशर वाला पार्ट कवर करेंगे। फोर्स वाला पार्ट एकदम अच्छे से पूरा क्लियर करके मैंने आप लोग को कवर करा दिया। फोर्स वाला पार्ट उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हो। वो मेरा न्यू वीडियो, ये मेरा सेकंड वीडियो है मेरे यूट्यूब पे। आज हम प्रेशर वाला पार्ट क्लियर करेंगे। फोर्स वाला पार्ट बेसिकली थोड़ा ज़्यादा था एंड प्रेशर वाला पार्ट उतना नहीं है। नॉर्मल से ही पढ़ना है प्रेशर वाला पार्ट। ठीक है, तो मैं हूँ आपका अनसिन गुरु जी, जिसका आज लेक्चर नंबर 2 है फोर्स एंड प्रेशर का। चलिए हम शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बेसिकली जो छोड़ा था टॉपिक हमारा, वो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस तक छोड़ा था। कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो तुम्हारा जब लगेंगे जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से मीट करेंगे, फिजिकली टच होंगे। जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से फिजिकली टच करते हैं तब हमारी जो फोर्स लगती है वो होती है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, दो फोर्स जो जब कॉन्टैक्ट फोर्स लगते हैं उसके लिए दो ऑब्जेक्ट्स का रिक्वायरमेंट मस्ट है। अगर दो ऑब्जेक्ट्स नहीं है तो उन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स भी नहीं लग सकता। और कॉन्टैक्ट फोर्स जब लगता है तो वो दो ऑब्जेक्ट्स के फिजिकली मीट करने से लगता है। जो फ्रिक्शनल फोर्स है हमारा, वो एक एग्जांपल है कॉन्टैक्ट फोर्स का। आपके बुक में मस्कुलर फोर्स भी लिखा गया। मस्कुलर फोर्स भी एक एग्जांपल किसका है? कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है। ठीक है, मस्कुलर फोर्स में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को लिफ्ट करते हैं या कोई भी चीज हम लिफ्ट करते हैं या कोई भी चीज हम पुश करते हैं, पुल करते हैं, या जो बुलॉक्स होते हैं कार्ट, वो कैसे मूव कराते हैं, वो अपने मसल्स का यूज करते हैं बेसिकली चीजों को आगे ट्रेवल करवाने के लिए। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स में बेसिकली हम लोग को दो मीडियम्स का रिक्वायरमेंट है, दो ऑब्जेक्ट्स का रिक्वायर है जो एक दूसरे से चिपक के क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स के अंदर फोर्सेस को लाएंगे। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगता है जो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में ना हो, जैसे मैग्नेट, और मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आयन चार्ज में लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स या तो रिपल्सिव फोर्स होगा या अट्रैक्टिव फोर्स होगा। रिपल्सिव कब, मैंने आप लोग को बताया था, मैग्नेटिक फोर्स में जब नॉर्थ पोल एक दूसरे के पास आते हैं, साउथ पोल जब एक दूसरे के पास आते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सिमिलरली चार्जेस के अंदर जब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आयंस एक दूसरे के पास आते हैं या नेगेटिव आयंस एक दूसरे के पास आते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एंड अपोजिट जब चार्जेस एक दूसरे के पास आते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब एक दूसरे के पास आएंगे तब वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में रिपल्जन एंड हमें अट्रैक्शन, ये दो चीजें हमें देखने को मिलती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर। ठीक है, देर इज ऑलवेज अ फील्ड लिंक्ड विद नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में एक हमेशा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमेशा क्या होगा, लिंक होगा दो ऑब्जेक्ट्स को, जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स लगवाएगा हम लोग का। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी यहाँ पे एग्जांपल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, जैसे हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। सिमिलर केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो दो किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इस यूनिवर्स में, अर्थ के ऊपर जो भी बेसिकली दो ऑब्जेक्ट्स है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक अनसीन फोर्स लगता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, या फिर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो किसी भी चीज को अर्थ के टुवर्ड्स पुल करती है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, वो भी एक हमारा क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो शुरू हो रहा है वो है प्रेशर। ठीक है, अभी तक हमने फोर्स के बारे में जितना बात करना था कर लिया, फोर्स क्या होता है, कैसे होता है। ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। फोर्स पार्ट क्लियर हो गया, प्रेशर आज मैं कंप्लीट करा दूंगा। कल फोर्स एंड प्रेशर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी हैं उनके पीडीएफ बना के और उनके मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक जगह में लिख के, एक जगह उसका पीपीटी बना के मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, और मैं उसको वीडियो लेक्चर में उसके सारे सॉल्यूशंस में आपको बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस रहेंगे, सॉल्यूशन में ओरली आप लोग को बता दूंगा, आपको नोट करना है कर लीजिएगा, नहीं तो अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं कर दूंगा। प्रेशर देखिए, प्रेशर पे आते हैं। तो प्रेशर क्या होता है, अगर किसी यूनिट एरिया में, मान लेते हैं कोई भी एक यूनिट एरिया है, किसी भी यूनिट, मान लेते हैं ये यूनिट एरिया है, इस यूनिट एरिया में अगर मान लीजिए कोई बॉक्स उसके ऊपर रखा गया है। ठीक है, ये बॉक्स कितना प्रेशर लगा रहा है, इस बॉक्स, ये जो बॉक्स है इस यूनिट एरिया के ऊपर कितना प्रेशर लगा रहा है, उस चीज को निकालते हैं हम लोग एक फॉर्मूला से, जिसको बोलते हैं प्रेशर का फॉर्मूला। प्रेशर क्या होता है, बेसिकली जो फोर्स लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, परपेंडिकुलरली लग रहा है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगता है और वो कुछ प्रेशर क्रिएट करती है, तो इस चीज को हम प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, और आप लोग बुक में प्रेशर का फॉर्मूला लिखा गया, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, P इक्वल्स टू F बाई ए। और ये जो एरिया है किसका होगा, एरिया होगा उस ऑब्जेक्ट का जिसके ऊपर, उस ऑब्जेक्ट का जो तुम्हारा फोर्स लगा रही है, जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये एरिया होगा। ठीक है, प्रेशर का आप यूनिट भी याद रखिए, प्रेशर का यूनिट हम लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और
किसी किसी केस में हम पास्कल भी लिखते हैं, न्यूटन का यूनिट, ठीक है। तो यूनिट का भी खास ख्याल रखना है, यूनिट भी एग्जाम पूछा आता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल हम बोलते हैं प्रेशर का यूनिट होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का? प्रेशर इक्वल्स टू व्हाट? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन एन यूनिट एरिया। किसी भी एक यूनिट एरिया के ऊपर जो हमारा फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। जैसे इस बॉक्स के ऊपर जो यूनिट एरिया है बॉक्स का, ये यूनिट एरिया बॉक्स में अलग कलर में शो करता हूँ। ये जो बॉक्स का यूनिट एरिया है, एक सेकेंड, ये जो बॉक्स का यूनिट एरिया है, ये यूनिट एरिया, इसके ऊपर जितना फोर्स लग रहा है, ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ये क्या होगा मेरा? प्रेशर। कि बॉक्स अब प्रेशर कितना लगाएगी जमीन के ऊपर, ठीक है। ये होता है मेरा बेसिकली प्रेशर, कि इस यूनिट एरिया के ऊपर हमारा फोर्स कितना लग रहा है और वो हमारा शो करता है प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आता है, पोर्टर्स वाला क्वेश्चन आप लोग के एनसीईआरटी में, कि पोर्टर्स तो अपने सर के ऊपर एक राउंड पीस ऑफ क्लॉथ क्यों रखते हैं? क्या रीजन है कि पोर्टर्स अपने सर के ऊपर एक राउंड पीस ऑफ क्लॉथ रखते हैं? इसको रखने का क्या रीजन है? क्या हो सकता है इसको रखने का रीजन? सिंपल सा रीजन है, वो क्या करते हैं, जब राउंड पीस ऑफ क्लॉथ अपने सर के ऊपर रखते हैं तो राउंड पीस ऑफ क्लॉथ से क्या होता है, उनके सर के ऊपर का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। और उनको पता है प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, जितना एरिया अगर बढ़ेगा उतना कम हम लोग को प्रेशर लगेगा। दोनों क्या एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर एरिया घटा तो प्रेशर भी ज्यादा लगेगा। इसलिए पोर्टर्स क्या करते हैं, अपने सर के ऊपर एक राउंड पीस ऑफ क्लॉथ रखते हैं। राउंड पीस ऑफ क्लॉथ रखने का मेन रीजन का ये होता है, अगर राउंड पीस ऑफ क्लॉथ रखेंगे तो उनके सर के ऊपर कम फोर्स लगेगा, ठीक है, सॉरी कम प्रेशर लगेगा। और कम प्रेशर लगेगा तो उनके लिए वो चीज को कैरी करना या लोड्स को कैरी करना ईजी होगा एज कम्पेयर टू ऐसे अगर सर के ऊपर वो रखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहली बोल रही है, आई नाउ अंडरस्टैंड व्हाई पोर्टर्स प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड। क्या रीजन है कि पोर्टर्स अपने सर के ऊपर एक राउंड पीस ऑफ क्लॉथ रखते हैं? तो उसका मेन रीजन यही है, ये करने से क्या करते हैं वो लोग, अपने सर के ऊपर का जो कॉन्टैक्ट एरिया जिसके ऊपर सामान वो रखने वाले हैं वो इंक्रीज कर देते हैं। अगर कॉन्टैक्ट एरिया इंक्रीज होता है तो इससे क्या होगा, जो प्रेशर लगने वाला होता है उनके सर के ऊपर वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और अगर प्रेशर रिड्यूस हो गया तो जो लोड्स को कैरी करेंगे, सब सामान जो कैरी करेंगे उनके लिए कंफर्टेबल हो जाता है वो सामान को कैरी करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो हमने पढ़ा अभी प्रेशर के बारे में, यहाँ से हम क्या चीज मेंशन कर सकते हैं? द स्मॉलर द एरिया, जितना छोटा एरिया होगा, लार्जर द प्रेशर, उतना ज्यादा क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा, ठीक है, ऑन द सर्फेस ऑफ द सेम फॉर द सेम फोर्स, ठीक है। जितना भी फोर्स लगे किसी भी सर्फेस के ऊपर, अगर एरिया छोटा किया जाए तो क्या लगेगा? प्रेशर ज्यादा लगेगा। और अगर हम एरिया बढ़ा दें, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर एरिया हम बढ़ा दें तो प्रेशर क्या होगा हमारा? कम लगेगा, ठीक है। तो स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर, लार्जर द एरिया स्मॉलर द प्रेशर, ठीक है। द एरिया ऑफ अ पॉइंटेड एंड ऑफ अ नेल इज मच स्मॉलर देन इट्स हेड। इसलिए देखा होगा आपने, जो नेल हम यूज करते हैं, जो कील होते हैं दीवार में ठोकने के लिए, उसका जो हेड वाला पार्ट होता है उसका जो एरिया होता है ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू उसके टिप वाला रीजन। ये जो टिप वाला रीजन होता है, ये वाला रीजन, ये तुम्हारा कम प्रेशर वाला एरिया होता है या कम एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट में रहता है जमीन के साथ। इसलिए जब इसके ऊपर हम हथौड़ी से मारते हैं, किसी भी चीज से हम मारते हैं, तो क्या होता है बेसिकली, जो स्मॉलर द एरिया, ज्यादा स्मॉल एरिया होने की वजह से क्या होगा, वो इजिली ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा। ज्यादा प्रेशर अप्लाई होने की वजह से क्या होगा, वो जो ऑब्जेक्ट है या जो नेल है वो इजिली क्या होगा, वुडन प्लैंक के अंदर घुस जाएगा, ठीक है। द सेम फोर्स देयरफॉर प्रोड्यूसेस अ प्रेशर सफिशिएंट टू पुश द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इनटू द वुडन प्लैंक, ठीक है। जो हम फोर्स लगाते हैं हथौड़ी के द्वारा, जो हम फोर्स डालते हैं उसके ऊपर, तो ये जो एरिया है जहां पर क्या लगेगा, जहां पर फोर्स लगेगा, ये फोर्स डायरेक्टली कहाँ शिफ्ट होगा, ये एंड वाले एरिया में शिफ्ट होगा। और एंड वाले एरिया में अगर फोर्स शिफ्ट होता है तो शिफ्ट होने के बाद क्या होगा, जो नेल है वो इजीली क्या होगा, वुडन प्लैंक के अंदर घुस जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए डेमोन्स्ट्रेट करके दिया फोटो में कि ये जो वुडन, अगर थोड़ी सा मार रहे हैं इसके ऊपर तो एक यहाँ पे फोर्स जनरेट होता है, और ये फोर्स क्या करता है बेसिकली, नीचे कील को अंदर धक्का देता है, एंड अंदर धक्का देने से क्या होगा, ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा, एंड प्रेशर इंक्रीज एरिया डिक्रीज तो ज्यादा प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो इनवर्स रिलेशन आप याद रख लीजिए, अगर प्रेशर बढ़ा तो फोर्स कम होगा, प्रेशर घटा तो फोर्स ज्यादा होगा, या फिर फोर्स एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, सॉरी मैं फोर्स साथ बात कर रहा था, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, ठीक है। कम एरिया ऑफ कांटेक्ट में प्रेशर भी ज्यादा लगता है, ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट में प्रेशर भी कम लगता है, ठीक है। यहाँ पे ये तो हमारा केस हो गया प्रेशर का। अब हम बात आते हैं गैसेस एंड लिक्विड्स में। हमने अभी तक सॉलिड्स में बात किया, जो नेल है, जो वुडन प्लैंक है, वो सॉलिड्स है। अगर गैसेस और लिक्विड्स में बात करें, क्या यहाँ पर भी प्रेशर लगता है? तो हाँ, जो लिक्विड होता है और जो गैसेस होते हैं वो भी क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं कहाँ पर, अपने वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर में लिक्विड्स या गैसेस को स्टोर कर रखते हैं वो अपने वॉल्स के ऊपर क्या करते हैं, वो अपने वॉल्स के ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक फिगर में देख सकते हैं कैसे प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ। अगर हम ये देखिए, यहाँ पे एक फिगर है जहाँ पे एक मैंने ये फिगर अटैच किया है आप लोग को समझाने के लिए कि कैसे गहराई बढ़ता है अगर, तो प्रेशर भी इंक्रीज होता है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे तीन छेद किए हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने इस कंटेनर में तीन छेद किए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तीन छेद करने के बाद अगर आप नोटिस करेंगे तो सबसे नीचे वाला छेद है ना, वहां पर पानी ज्यादा स्पीड से नीचे गिर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितना नीचे
वाटर के हम छेद करेंगे या फिर जितना गहराई में छेद करेंगे, जितना डेप्थ में हम छेद करेंगे, प्रेशर भी उतना ज़्यादा लगेगा। ठीक है, वाटर अपने वॉल्स के ऊपर प्रेशर भी उतनी ज़्यादा लगाएगी। तो आप लोग के एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी बनता है, कंटेनर दे दिया होता है और उस कंटेनर के अंदर ऐसा क्वेश्चन बनता है, कंटेनर होता है, कंटेनर के अंदर 3 छेद कर देते, एक यहाँ पे छेद कर दिया गया, एक यहाँ पे, सॉरी एक सेकेंड, एक छेद यहाँ पर मान लीजिए, एक छेद यहाँ पर मान लीजिए और एक छेद यहाँ पर मान लीजिए। वो पूछता है कि कौन से छेद के ऊपर ज्यादा प्रेशर लगेगा वाटर का, या फिर वाटर किस छेद से ज्यादा प्रेशर में बाहर निकलेगा। तो ऑफ कोर्स ये फर्स्ट वाला जो छेद होगा, यहाँ से जो पानी है वो ज्यादा प्रेशर में बाहर निकलेगा, देन ये सेकंड वाला एंड देन ये थर्ड वाला। मतलब डेप्थ के अनुसार डिपेंड करता है कि प्रेशर कितना लग रहा है। हायर द डेप्थ, जितना अंदर जाएंगे, जितना अंदर डेप्थ रहेगा उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा कंटेनर पर। ठीक है, जो वाटर है उतना ज्यादा प्रेशर लगाएगी। तो नीचे वाले जो छेद होते हैं वहां पर प्रेशर ज्यादा लगता है, वाटर तुम्हारे ज्यादा मात्रा से बाहर निकलती है। ठीक है, सिमिलरली प्लास्टिक से भी ये कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वाटर कैसे चारों डायरेक्शन, सब डायरेक्शन से निकल रही है, मतलब जो प्रेशर होता है बेसिकली वॉल्स के ऊपर लगता है एंड वॉल्स के ऊपर लगने से जो वाटर होता है वो बाहर निकलता है। ठीक है, गैसेस के केस भी सेम होता है। गैसेस भी क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। ठीक है, गैसेस भी कहाँ प्रेशर लगाते हैं, अपने वॉल्स पर लगाते हैं कंटेनर के। ठीक, अगर मैं क्या करूँ, 3 ऐसा ट्रांसपेरेंट पाइप लूँ, 1 2 3, पहले वाले पाइप को ट्रांसपेरेंट रखता हूँ, उसके अंदर कुछ नहीं भरता हूँ, उसके अंदर कुछ मैंने भरा नहीं। सेकंड वाले पाइप के अंदर मैंने थोड़ा सा वाटर भरा है एंड थर्ड वाले पाइप के अंदर मैंने ज्यादा पानी भरा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखूंगा, नोटिस करूंगा, जो मेरा ज्यादा पानी यहाँ भरा है, ज्यादा पानी यहाँ भरा है, वहाँ वो वाला बैलून क्या कर रहा है, मेरा ज्यादा बल्ज आउट कर रहा है, वो वाला बैलून क्या कर रहा है, मेरा ज्यादा निकल रहा है बाहर। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है, जो ये पानी है वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर, बैलून के वॉल्स के ऊपर क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर लगाने की वजह से क्या हो रहा है, वो बल्ज आउट, मतलब फूल रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये वो सिंपल सा रीजन है कि हम लोग जो प्रेशर है वो, जो प्रेशर है गैसेस एंड लिक्विड्स के अंदर प्रेशर लगती कैसे, तो गैसेस एंड लिक्विड्स के अंदर जो प्रेशर है वो उसके वॉल्स के ऊपर लगती है एंड वॉल्स के ऊपर लगने की वजह से क्या होता है, जो चीजें हैं वो बाहर निकलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये भी है, व्हेन यू इन्फ्लेट अ बैलून, जब हम बैलून को फुलाने की कोशिश करते हैं तो व्हाई डू वी हैव टू क्लोज इट्स माउथ, तो हमें उसे उसके माउथ को क्लोज क्यों करना पड़ता है। सो बेसिक सा रीजन है कि वो हवा बाहर ना निकल जाए वहां से, साइड साइड से। अगर माउथ को हम खुला रखेंगे, बीच में हवा फूकते रहेंगे, तो इससे क्या होगा, जो एयर है जो अंदर हमने डाला वो तो साइड साइड से बाहर से निकल जाएगी और ये क्या होगा, एक डिसएडवांटेज होगा, बैलून को हम कभी फुला नहीं पाएंगे। ठीक है, इस रीजन की वजह से क्या होता है, हम लोग उसके माउथ को क्लोज कर देते हैं अच्छे से और फिर उसके अंदर हवा डालते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो जो हवा अंदर डाल रहे हैं वो उसके वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगा एंड बैलून क्या करे, हमारा इन्फ्लेट करे, मतलब फूले। ठीक है, ये था टॉपिक हमारा कि जो वाटर जो गैसेस एंड लिक्विड्स एक दूसरे के ऊपर कैसे प्रेशर लगाते हैं एंड गैसेस एंड लिक्विड्स हमारे प्रेशर कैसे लगाते हैं वॉल्स ऑफ द कंटेनर के ऊपर, एंड बेसिकली वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर के ऊपर ही प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो अगला टॉपिक है, मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक भी है इस चैप्टर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली होता क्या है, हमें पता है हमारे अर्थ के ऊपर एक एनवेलप है एयर का, जिसको हम बेसिकली एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और जहाँ पे सारी लेयर्स प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर, सारे स्फीयर्स, मतलब सारे लेयर्स मौजूद हैं एटमॉस्फेयर के। ठीक है, ये जो एनवेलप है एयर का, इसको हम बेसिकली कलेक्टिवली एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, ये जो एटमॉस्फेयर है ये अब हमारे ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाती है, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये जो एयर होता है इस एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, ये क्या करता है, कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है सभी चीजों के ऊपर, और इस प्रेशर को हम बोलते हैं क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली होता क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और एयर आता कहां से, एयर हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर होता है, एक एनवलप होता है एयर का, जिसको हम एटमॉस्फेयर बेसिकली बोलते हैं। ठीक है, और यही एटमॉस्फेयर जब हमारा प्रेशर एक्सर्ट करे या प्रेशर लगाए तो इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब ये बात नोटिस किया जाता है कभी कभी, अगर हम ग्राउंड के नीचे रहेंगे और हम अगर पहाड़ के ऊपर रहेंगे, मतलब एल्टीट्यूड अपना बढ़ा देंगे, तो हायर द एल्टीट्यूड लोअर द प्रेशर, लोअर द एल्टीट्यूड हायर द प्रेशर। तो ये इनवर्स रिलेशन आप याद रखिएगा कि जितना हम नीचे जाएंगे धीरे धीरे प्रेशर का अमाउंट उतना बढ़ता रहेगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर उतनी बढ़ती रहेगी, और जितना हम ग्राउंड के ऊपर जाएंगे तो उतना हमारा प्रेशर डिक्रीज होता होता रहेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट टॉपिक आता है कि अगर हम अपने, जैसे मान लें हम हैं, हमारे ऊपर भी तो एयर कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, तो ये प्रेशर कितना होगा, इसको एक एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल, बहुत सुंदर एग्जांपल से एक्सप्लेन किया है। मान लेते हैं हमारा हेड के ऊपर का एरिया 15 इंटू 15 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो हमारे हेड के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो जब 15 इंटू 15 को करेंगे, जब मल्टीप्लाई हम लोग, तो हमारा नियरली जो फोर्स लगेगा हमारे हेड के ऊपर 225 केजी के आसपास, विच इज 225 केजी, विच इज न्यूटन के अंदर कन्वर्ट करें तो 2250 न्यूटन का फोर्स हमारे हेड के ऊपर लगेगा। अगर इतना फोर्स लग रहा है, मान लीजिए आपके सर के ऊपर मैंने 225 केजी को सामान रख दिया, वो दैट इज इक्वल टू द फोर्स। ठीक है, दैट इज इक्वल टू द फोर्स प्रेशर, मतलब प्रेशर लग रहा है हमारे ऊपर, ये जो प्रेशर लग रहा है हमारे ऊपर 225 केजी का, अगर मैं आपके सर के ऊपर 225 केजी या कुछ चीज रख दूं और उसके प्रेशर में आप ऑफकोर्स दब जाएंगे। ठीक है, तो बहुत भारी होगा, बट
225 केजी का तो हमारे ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा लगा रहता है, हमेशा हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे सर के ऊपर इतना लगता है 225 केजी का। तब हम क्यों नहीं उस चीज के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से दब जाते हैं? इसका सिंपल सा रीजन है कि हम क्यों नहीं क्रस्ट हो जाते हैं इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंदर। क्योंकि सिंपल सा रीजन है कि हमारा जो बॉडी है अपने अंदर से क्या करता है, सेम अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिलीज करता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऊपर का जो एटमॉस्फेरिक जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है और नीचे से जो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बॉडी लगा रही है, दोनों इक्वल अमाउंट में लगते हैं, ठीक है, और एक दूसरे कैंसिल आउट कर देते हैं और बैलेंस कर देते हैं प्रेशर को, ठीक है। अंदर से बॉडी निकलेगी उतने, अंदर से बॉडी उतने उतने अमाउंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालती है, बाहर से तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतने अमाउंट का लग रहा है, तो दोनों इक्वल होने की वजह से क्या होता है, देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द प्रेशर्स, ठीक है। जो अंदर से बाहर से तुम्हारा प्रेशर लग रहा है और जो अंदर से प्रेशर लग रहा है, दोनों के बीच में बैलेंस आ जाता है, एंड बैलेंस आने की वजह से क्या होता है, वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। इक्वल होने की वजह से क्या होगा, जो प्रेशर लगेगा हमारे बॉडी के ऊपर वो कैंसिल आउट हो जाता है, एंड इसलिए हमको प्रेशर फील नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है, व्हाई वी डोंट फील द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अपॉन अस, ठीक है, इतना ग्रेविटी लगने के बाद में फील क्यों नहीं होता, तो फील इसलिए नहीं होता, the reason is the force of gravity, that is the pressure inside our body, is also equal to the atmospheric pressure, ठीक है। जो प्रेशर हमारे बॉडी के अंदर वो इक्वल है उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो हमारे सर के ऊपर लग रहा है, ठीक है, और दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, एंड ऐसे हमारा ये काम करता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है और इस टाइप का वैरायटी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में एक बार देखने को मिलेगा भी। यहाँ पे तो मैंने दूसरा वैरायटी पूछ लिया, बट हो सकता है अलग टाइप का क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन इसी वैरायटी के आते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, उस फॉर्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं कराया था यहाँ पे। कल मैं और न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा जो रिविजन शीट होगा, इसके अंदर मैं आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्लस सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन कर दूंगा। मतलब 3 पार्ट के अंदर हमारा चैप्टर पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ प्लस कुछ न्यूमेरिकल्स भी एक दो करा दूंगा मैं, ठीक है। तो आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा इस चैप्टर का, और कंप्लीटली आपका चैप्टर अच्छे से खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। द एवरेज वेट ऑफ एन एलिफेंट इज 4000 न्यूटन। जो एवरेज वेट है एक एलिफेंट का वो मान लेते हैं 4000 न्यूटन के आसपास है, ठीक है। द सरफेस एरिया ऑफ द सोल ऑफ इट्स फुट, उसका जो सोल है मतलब जो फुट है उसका, जो पैर है, पैर के नीचे जो तला है उसका, एलिफेंट का पैर है, इस पैर के नीचे का जो तुम्हारा तला है, इसके पैर के नीचे जो एरिया है वो कितना है तुम्हारा, मान लो 0.1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, ठीक है। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 फुट ऑफ एन एलिफेंट, तो एलिफेंट का जो 1 फुट है उसने कितना प्रेशर लगाया वो हमें कैलकुलेट करना है, मान लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज वेट कितना है एलिफेंट का, 4000 न्यूटन, ठीक है। वेट ऑफ 1 लेग, 1 लेग का वेट कितना है तुम्हारा, 4000 बाई 4 इक्वल्स टू 1000 न्यूटन, तो 1 लेग कितना न्यूटन का फोर्स लगा रही होगी, 1000 न्यूटन का, ठीक है। एरिया ऑफ द सोल ऑफ 1 फुट, एक जो फुट है उस फुट का सोल का एरिया कितना है हमारा, 0.1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रेशर इक्वल्स टू व्हाट, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इक्वल्स टू 1000 न्यूटन अपॉन एरिया इक्वल्स टू 0.1 मीटर स्क्वायर, एंड इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10 टू द पावर 4, ये 10 टू द पावर 4 है, 10 की पावर 4 है, 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रेशर जो हमारा एलिफेंट लगा रहा है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 लेग ऑफ एन एलिफेंट इज कितना न्यूटन के बराबर हो जाएगा, अगर न्यूटन में इसको कन्वर्ट करते हो न्यूटन में हो जाएगा 10,000 न्यूटन ऑन 1 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, ये थोड़े से टफ न्यूमेरिकल हो गए, बट इसे इजी न्यूमेरिकल आते हैं जो प्रेशर और फोर्स और एरिया इन तीनों का वैल्यूज दिया होगा और आपको किसी ना कोई एक वैल्यू मिसिंग होगा। प्रेशर और एरिया दिया होगा तो फोर्स पूछ लेगा, फोर्स और एरिया दिया होगा तो प्रेशर पूछ लेगा, एंड प्रेशर और एरिया दिया होगा तो फोर्स पूछ लेगा। ऐसे कुछ 2 वैल्यूज दी रहती है एंड एक वैल्यू हमें मिसिंग रहती है, उस एक वैल्यू को हमें फाइंड करना होता है। और इसमें कभी कभी वो जो मीटर स्क्वायर यहाँ दिया है वो सेंटीमीटर में दे दिया तो हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, अपॉन में 100 टू 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा सेंटीमीटर वाला चीज मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड मीटर में कन्वर्ट करने के बाद हम इजीली उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, बट यहाँ पे लास्ट टॉपिक है ऑटो वन ग्योरिग वाला। ऑटो वन ग्योरिग के बारे में उतना तो याद करने वाली बात नहीं है, बट उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके बारे में ध्यान देना है, ठीक है। ऑटो वन ग्योरिग के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था, इनके बारे में भी। ऑटो वन ग्योरिग जर्मन साइंटिस्ट थे और इन्होंने 17th सेंचुरी में क्या किया था, एक पंप इन्वेंट किया था जो क्या करता था, वेसल्स के अंदर से जनरली एयर एक्सट्रैक्ट मतलब बाहर निकाल देता था, ठीक है। और इसका यूज करके उन्होंने क्या किया था, डेमोन्स्ट्रेट किया था कैसे हमारा जो फोर्स लगता है एयर प्रेशर से, उन्होंने फोर्स एयर प्रेशर कितना फोर्स से अटैच रहता है, मतलब कितना फोर्स लगाता है हमारा एयर प्रेशर, उसको उन्होंने दिखाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने क्या किया, 2 होलो मेटलिक स्फीयर्स लिए जिसका डायमीटर क्या था 51 सेंटीमीटर के आसपास, ये वो 2 होलो मेटलिक हेमिस्फीयर्स है, एंड दोनों को उन्होंने अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद उसके अंदर से उन्होंने क्या किया, एक तरीके से पता नहीं क्या तरीका था, उसके अंदर से क्या कर दिया उन लोगों ने, उन्होंने बेसिकली उसके अंदर से एयर ही निकाल दिया बाहर। एयर निकालने के बाद क्या हुआ, उसके बाहर क्या लगा, अब मान लीजिए इसके अंदर का एयर निकल गया है तो अब इसके बाहर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, ठीक है। अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना लग रहा था कि उन्होंने क्या किया, दोनों साइड में 8-8 घोड़े लगा दिए। 8-8 घोड़े लगाने के बाद भी वो जो मेटेलिक बॉल था वो सेपरेट आउट नहीं हो पाया, मतलब समझ रहे हैं, वो सेपरेट आउट नहीं हो पाया। मतलब पहले तो हेमिस्फेरिकल बॉल जब एयर नहीं निकाले थे तो उसके अंदर भी कुछ एयर था,
और इसके बाहर से कुछ एयर लग रहा था। तो हम इसको अलग कर सकते थे, क्योंकि जो बाहर का बाहर का एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो अंदर के एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, क्योंकि बाहर और अंदर दोनों सेम एयर है, ठीक है। बट जब इसके अंदर का एयर बाहर निकालते हैं इन्होंने, तो अंदर कुछ तो कुछ बचा नहीं, अंदर होल हो गया, खाली हो गया। और बाहर का जो एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा था वो इतना ज्यादा था, वो इतना ज्यादा था कि बॉल हमारी क्या हुई, अलग हो ही नहीं पाई। सो जो मेटेलिक उन्होंने लिया था, मेटेलिक बॉल्स या मेटेलिक हॉलो मेटेलिक हेमिस्फीयर्स लिए थे, वो अलग हो ही नहीं पाए। 8 घोड़े मिलकर भी इनको अलग नहीं कर पाए, ठीक है। ये था हमारा प्रेशर वाला पार्ट। ऑटो वन क्यूरी के बारे में उतना आता तो नहीं है। अगर मान लीजिए आपके टीचर थोड़े से जो एग्जाम शीट बना रहे हैं, अगर थोड़ा टफ शीट बनाते तो वो डाल सकते हैं ऑटो वन क्यूरी के बारे में। बट इसके अंदर से बेसिकली एमसीक्यू से ज्यादा बनते हैं। शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए बहुत कम चांस है कि आता है, बट हो भी सकता है आ जाए शॉर्ट नोट लिखने के लिए, तो ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। बेसिकली ऑटो वन क्यूरी जर्मन साइंटिस्ट थे, एंड इन्होंने ऐसा एक पंप बनाया था जो क्या करता था, वेसल्स के अंदर से हवा बाहर निकाल देता था, ठीक है। और ये उन्होंने इसका हेल्प लेके एक एयर प्रेशर का फोर्स कितना लगाता है एयर प्रेशर, इसके बारे में एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके डिटरमाइन डेमोन्स्ट्रेट किया। उन्होंने उसमें क्या किया, दो होलोमेट्रिक हेमिस्फीयर्स लिए 51 सेंटीमीटर डायमीटर के, दोनों को ज्वाइन कर दिया और उसके अंदर से एयर उन्होंने पंप आउट कर दिया। और उन्होंने दोनों तरफ 8 घोड़े लगा दिए। 8 घोड़े लगाने के बाद उन दोनों घोड़ों को उस उन 8 घोड़ों को वो दोनों हेमिस्फीयर वॉल्स को अलग करने के लिए उन्होंने रेडी किया। बट वो दोनों तरफ के घोड़े 8 घोड़े मिलकर भी क्या किया, उस हेमिस्फेरिकल बॉल को अलग नहीं कर पाए, ठीक है। जिससे हमें क्या पता चलता है, जो एटमोस्फेरिक प्रेशर लगता है वो इतना हाई अमाउंट में लगता है कि 16 घोड़े भी उसको क्या कर अलग नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर या फोर्स ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये दिखाना चाहते थे कि जो एयर प्रेशर जो लगता है, जो एयर का प्रेशर लगता है, वो इतना ज्यादा मात्रा में लगता है कि घोड़े तक उसको अलग नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये था एक्सपेरिमेंट ऑटो वन के लिए, और यहीं पे हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है पूरी तरीके से, ठीक। थोड़े से मिस्टेक्स मेरे से भी हुए होंगे इस चैप्टर में, अगर पढ़ाने में, तो माफ कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अगर कोई गलती हुई हो मुझसे तो मैं भी अभी न्यू न्यू यूट्यूब पे फ्रेशर हूँ, मुझे नहीं उतना आइडिया यूट्यूब पे, थोड़ी नर्वसनेस मुझे भी है। और धीरे धीरे मैं इस चीज़ को सुधारूंगा और आपके लिए इंटरैक्टिव चीज़ें और लाऊंगा, और मैं ट्राई करूंगा अच्छा पीपीटी बना सकूं, ठीक है। ये सब पीपीटी मैंने बनाया खुद से, बट मैं और ट्राई करूंगा कि और अच्छा पीपीटी बना सकूं। धीरे धीरे मैं भी इम्प्रूव करूंगा। और बस इतना ही आज के लिए। और इसका भी पार्ट सेकंड है ये, इस पार्ट सेकंड में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। पार्ट वन मेरे मेरे ख्याल 16 मिनट्स का था, पार्ट टू भी मेरे ख्याल से वही 20 मिनट्स के आसपास होगा, 15 या 20 मिनट्स के आसपास। तो जो भी है, ये 20-20 मिनट में, 40 मिनट में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो आप एक बार वन शॉट की तरह इन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। और उसके बाद कल मैं आपको इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्लस एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए, जहां मैं पढ़ाता हूँ, मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ, उन बच्चों के लिए जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाए थे, वो मैं आपके साथ उसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, मतलब उसी में अटैच कर दूंगा पीपीटी में एनसीईआरटी क्वेश्चंस, और वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा एक बार। डिस्कस करने के बाद चैप्टर हमारा टोटली कंप्लीट हो जाएगा, और कोई आपका इसमें डाउट नहीं बचेगा। और जो भी कोई डाउट है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। और मुझसे जो गलतियां होंगी मुझे माफ कीजिएगा, मैं धीरे धीरे और उसको इंप्रूव करूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, सेशन को क्लोज करते हैं। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, ठीक है। बाय, टेक केयर।